कुछ आवाज़ें संसद में गूंजती हैं, कुछ अखबारों में छपती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो जंगल की सरसराहट में मिल जाती हैं, घायल जानवरों की आंखों में तैरती हैं और उन पेड़ों की चुप्पी में छुपी होती हैं जिन्हें हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी महिला जो चिड़ियाघर के पिंजरों में सिर्फ जानवर नहीं देखती, वहाँ वो देखती हैं इंसान की असफलताएं, हमारे भीतर मरती संवेदनाएं और एक ऐसी धरती जो अब बोलती नहीं बस सहती है। डॉक्टर इकबाल मलिक एक रिसर्चर, एक पर्यावरण कार्यकर्ता, वातावरण संस्था की संस्थापक और एक ऐसी आवाज़ जो जंगल के पक्ष में बोलती हैं जब दुनिया चुप रहती है। पिछले 2 दशकों से वो लड़ रही हैं उन जानवरों के लिए जिनकी ज़ुबान हमने छीन ली और उन जंगलों के लिए जिन्हें हमने विकास कहकर काट डाला। उन्होंने देखा है कि कैसे एक शिक्षित समाज प्लास्टिक की थैलियों में जिंदगी को समेट देता है, कैसे विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जानवरों की चीखें डेटा में बदल जाती हैं और कैसे सरकारी फाइलें पेड़ों से तेजी से उगती हैं। आज की यह बातचीत सिर्फ पर्यावरण की नहीं है, यह इंसान की जिम्मेदारी की है। यह उस सवाल की है कि क्या हम वाकई इस धरती के रक्षक हैं या सिर्फ इसके उपभोक्ता। मैम, आपका हमारे यहाँ आना एक सौभाग्य की बात है और शायद इस मंच के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी। वेलकम टू द लास्ट रो टॉक्स मैम। थैंक यू। लेकिन मैम एक बात बताइए कि जैसे कि आप इतने समय से जानवरों के ऊपर रिसर्च कर रही हैं और उनकी बातों को समझ रही हैं, तो जानवरों की बातों को समझकर या उनकी भाषा को समझते समझते क्या इंसानों की भाषा आपके लिए अब कॉम्प्लेक्स रह गई है या और इजी हो गई? हमने जो सीखा है जानवरों से सीखा है, वो हमसे पहले धरती पे आए थे, तो इसलिए मैं नहीं कह सकती कि मैंने जानवरों को पहले जाना कि पहले इंसानों को जाना। जानवरों के थ्रू मैंने इंसानों को जाना, अच्छे से जाना। मैम, आपने अपनी रिसर्च के लिए बंदरों को ही क्यों चुना? फैसिनेटिंग था मेरे लिए बहुत बंदर जंगल में जी। मुझे डॉक्टरेट के लिए मैं ढूंढ रही थी कि मैं क्या सब्जेक्ट लूँ। तो जब मैंने तुगलकाबाद गई बाई चांस और देखा वहाँ पे घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, उनकी ज़िंदगी देखी, जंगल में देखा, बहुत फैसिनेट किया। एग्जैक्टली वो मैं वही सोच रही थी कि बंदरों के ऊपर रिसर्च करना, पीएचडी करना थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगा आपको? शायद मालूम नहीं, मुझे भी नहीं पता था कि मैं हिंदुस्तान की पहली औरत हूँ जिसने ये किया था। क्योंकि मुझे बस फैसिनेटिंग लगा और मैंने कर लिया। ओके मैम, आप वातावरण संस्था की फाउंडर हैं। ये वातावरण आपके अंदर कैसे आया? या जन्म से आया? जन्म से। हर किसी में है वातावरण। जब हम जहाँ पैदा होते हैं, जैसे बड़े होते हैं, जो हमें एक्सपोजर्स मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली एनवायरनमेंट तो अंदर आ ही जाता है। हम कितने उसकी तरफ सेंसिटिव रहते हैं वो हमारी अपब्रिंगिंग पर है। जी। आपको कभी एनवायरमेंटलिस्ट कहा जाता है, कभी एक्टिविस्ट कहा जाता है। व्हाट डू यू कंसिडर एज योरसेल्फ? मैं पहले सिर्फ एक एकेडमिशियन थी, फिर मैं एकेडमिक एक्टिविस्ट बनी, फिर एनवायरमेंटलिस्ट बन गई। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रोल्स आए मेरी ज़िंदगी में। प्राइमरीली मैं एकेडमिक से जुड़ी हुई थी। मैम, जब आपने ये लड़ाई शुरू करी थी तब लोगों को पेड़ पौधों से, जानवरों से बहुत ज़्यादा जुड़ाव या लगाव होता था, लेकिन आज आपको क्या लगता है कि ये जुड़ाव ख़त्म हो चुका है या फिर अब हम सिर्फ एक उपभोक्ता बन के रह गए हैं? आई थिंक मालूम नहीं कैसे ये हुआ, पर इंसान जो है वो कंज्यूमरिस्ट बनता गया, वो डिस्पोजेबल कल्चर में चला गया। किसी चीज़ की परवाह नहीं है, सिर्फ इतना सेल्फिश तरीका हो गया रहने का, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। उसकी वजह से उसको अपने आगे कुछ दिखता नहीं है, उसकी वजह से उसको ये नहीं पता चलता कि मैं कुदरत का एक हिस्सा हूँ, मैं कुदरत को इस्तेमाल करने वाला चीज़ नहीं हूँ, पर वो कर तो वही रहा है। और ये बहुत धीरे धीरे हुआ है। और वर्स्ट, आपने ठीक कहा, प्रेजेंट जनरेशन धीरे धीरे बहुत एकदम एक एक्सट्रीम तक पहुंच गई है। मैम, कभी लोगों ने आपसे ये कहा हो जैसे कि ये सब करके क्या मिलेगा? है ना?
नहीं, सब तरह के लोग मिलते हैं। जी। कई तो बिल्कुल वाकई उनको पता नहीं होता कि उनके एक्शन से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उनसे बात करो तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जी। ये एक तरह के लोग होते हैं। दूसरी तरह के लोग होते हैं एकदम ज़िद्दी। उन फिर क्या हो गया, ठीक है हमने प्लास्टिक इस्तेमाल कर लिया, बाकी भी तो कर रहे हैं, हम क्या हो गया फिर। हाँ, ये दूसरा एटीट्यूड है। तो अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेस मिलते हैं। तो आसान होता है कोई एक एज पे खड़ा है उसको अपनी तरफ लाने के लिए, पर जो एकदम दूसरी तरफ है उसको चेंज करना हाँ बहुत समय लगता है। जी, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स जी, लेने की ज़रूरत है। जी जी। मैम, एज वी ऑल नो एजोला मॉडल जो आप लेकर आई, तो मैम इसके बारे में आप बताइए क्या है, इसके पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव है। मैंने बंदरों पे जो काम किया है, अभी तक करती हूँ। तो शुरू तो किया था एज ए एकेडमिशियन, प्योर रिसर्च करती थी, बहुत अलग अलग फोरम्स के अंदर, बहुत इंटरनेशनल जर्नल्स में मेरे पेपर छपे, सब कुछ हुआ, दुनिया भर में मैंने जाके अपना काम के बारे में बात किया। वो बदल गया जब मैंने देखा कि हमारे बंदर जिनको हमने आइडेंटिफाई किया हुआ था वो गायब होने शुरू हो गए, क्योंकि गायब हो रहे थे और हमको हमारा डाटा में गैप आने लगा था। तो हमको नेचुरली देखना था क्या हो रहा है, और देखा कि उनको तो एमसीडी पकड़ के ले जा रही थी। हमने पकड़ लिया, ट्रैपर को भी, सब कुछ कर लिया। मुझे ये लगा कि मैं जितना भी एकेडमिक रिसर्च कर लूँ, मैं जो भी ढूंढती हूँ, जो भी करती हूँ, वो थोड़े से साइंटिस्ट के अलावा बाकियों के ऊपर उसका असर नहीं होता। तब मैंने सोचा नहीं, ये तो गलत है। जब तक हम जो काम कर रहे हैं वो ग्रेटर गुड के लिए ना हो, वो मैंने गीता से सीखा। तो मैं एकेडमिशियन से मैं एक एक्टिविस्ट बन गई। अभी तक उसमें क्या पॉजिटिव चीज़ें आपको दिखी हैं एज यू आर स्टिल वर्किंग ऑन इट? हाँ, सो बेटे, ज़िंदगी लग जाती है, मेरी ज़िंदगी लग गई है प्लास्टिक के खिलाफ बोलते हुए, एक्सपेरिमेंटेशन के खिलाफ बोलते हुए। तो चेंजेस आते हैं, थोड़ा कहीं पे लॉ बदल गया, कहीं पे रूल बदल गया, कहीं पे उस टाइम बदल गया, जैसे ही वहाँ से मैं हटी दोबारा से वो आ गया। तो ये तो मैं ढूंढती हूँ कौन यंगस्टर्स इसको आगे ले जा सकते हैं। तो मैम, जैसे कि आपको ऐसा कब लगा शहरों ने जंगलों को खा लिया है, निगल लिया है, जानवरों के लिए कहीं लौटने की जगह ही नहीं बची है? ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। हाँ, मुझको ध्यान आ रहा है, जो मेरा पहला साइंटिफिक पेपर था बंदरों के ऊपर, उसमें मैंने ये कहा था कि इंसान और बंदर कैसे तुगलकाबाद में पीसफुली कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैंने उस सिचुएशन से देखा कुछ सालों के बाद ही कि कैसे वो बदल गई एकदम सिचुएशन। तो वो प्रोसेस जो था वो कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में नहीं कहूँगी क्यों हुआ था, पर शुरुआत हुई मैन मेड एक्शन से, हैप्पीज़ेड ट्रैपिंग से। हाँ, हैप्पीज़ेड ट्रैपिंग आके उन्होंने शुरू कर दी। उससे जो बंदरों के ग्रुप्स थे टूटने लग गए। जैसे ग्रुप्स टूटे, एक की जगह कई ग्रुप बन गए, उनको उतनी जगह और चाहिए थी, वो चले गए इंसानों की जगहों पे। तो मैंने देखा है कैसे बदलाव आता है पीसफुल को एग्जिस्टेंस से कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन तक। जी मैम, लोग एक्टिविस्ट जो होते हैं वो स्टेज या मंचों पे से नारे लगाते हैं, विरोध करते हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। आपने कभी ऐसा कुछ नहीं किया? लोग कैसे समझे कि आप एक एनवायरमेंटलिस्ट वर्क कर रहे हैं या एक्टिविस्ट हैं? तो मैं लोगों के लिए तो नहीं कर रही, बिल्कुल। एक बात। हाँ, दूसरी बात, मैं उस एक्टिविज्म में बिलीव नहीं करती जो डिस्ट्रक्टिव हो। मैं एक्टिविज्म में बिलीव करती हूँ जो ग्रेटर गुड के लिए हो। तो उसके लिए मुझे क्वाइट काम करना ठीक है मेरे लिए। मुझे नहीं ज़रूरत किसी और चीज़ की, मुझे नहीं ज़रूरत कि मेरे ऊपर कोई आके पूछे मेरे से। मैं करूँगी जितनी देर मैं कर सकती। मैम, तो इससे आपको क्या नहीं लगता कि इससे जो इफ़ेक्ट्स या रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा धीरे आएंगे लोगों के लिए?
देखिए, जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो बदलाव है, वो लाना तो लोगों ने है, वो भी यंगर जनरेशन ने। जी। तो अगर यंगर जनरेशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका प्रभाव कम होगा, मोबाइल फ़ोन्स का प्रभाव कम होगा, जो यूज़लेस सीरियल्स आते रहते हैं, जो जिस तरह के वो प्रोग्राम्स देखते हैं आजकल, एक पर्यावरण खाली एनवायरमेंटलिज्म से काम नहीं चलेगा। ये एक सोशल चेंज है, ये कलेक्टिव से काम होगा, सबको जुड़ना पड़ेगा। तो हमने तो अब 16 NGOs एक संग आ गए हैं, एक प्लेटफॉर्म हमने बना लिया है, तो देखते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जी। मैम, आपने माँ और शिशु बंदर के ऊपर एशिया का सबसे बड़ा रिसर्च किया है, सो प्लीज़ हमें थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। आपने अब तक क्या देखा उस रिश्ते में? जी, तो वो टाइम था जब फुल ब्राइट फेलोशिप के अंडर हम मदर इन्फेंट रिलेशनशिप रेसिस मंकीज़ में स्टडी कर रहे थे। जी। हाँ, मेरा कोलैबोरेटर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क बफलो से था, और 3 साल हमने वो काम किया, और उसमें जो सबसे बहुत कुछ ढूंढा हमने, सब है रिसर्च पेपर्स में, पर जो आपने पूछा, अगर मैं उसी से रिलेटेड बात करूं, तो जो मैंने भी अपना मदरिंग जो है वो रेसस मंकी से सीखा है। मैंने रेसस मंकी से सीखा कंपैशन क्या होता है। खाली साइंटिस्ट नहीं, मैं उसमें एज ए साइंटिस्ट मैंने काम नहीं किया, मुझे ज़िंदगी के तजर्बे उनसे मिले। मैंने देखा लीडरशिप कैसे ऊपर आती है, तो इतना कुछ देखा है, देखकर उनको, उनके संग रहकर, उनके बीच में उनको समझकर एनरिच हो गई मेरी ज़िंदगी। और उसमें से मदर इन्फेंट रिलेशनशिप एक छोटी सी चीज़ है सिर्फ, पर क्यों वो एशिया का बेस्ट और इतना लॉन्ग टर्म रिसर्च बना, क्योंकि हमने जो ढूंढा कि सकलिंग जो है, इन्फेंट की सकलिंग एक बर्थ कंट्रोल का काम करती है। तो जब हमने ये ढूंढ लिया, तो बहुत पूरी दुनिया में काम होने लग गया, और ये ढूंढा गया कि अफ्रीका की कुछ ट्राइबल्स हैं जिनमें ऑलरेडी ये माना जाता है। तो ये इंसान और बंदर एक जगह पे आ गए। अब इतनी लंबी रिसर्च आपने करी है, तो आपने कोई एक ऐसी कोई जोड़ी हो मदर एंड इन्फेंट मंकी की जो आप आज तक नहीं भूल पाए हो? है, आपको फ़ोटो दिखा सकती हूँ। मेरी फेवरेट, हमने जो बंदर थे हमारे, उनको नाम दिया हुआ था, और उनमें से बहुत सारी फीमेल्स थी, मेल्स थे। तो एक जो मेरी फेवरेट फीमेल थी वो थी कुसुम, बंदरिया का नाम था। इतनी जेंटल मदर, कभी किसी को ना, अपने इन्फेंट को उसने इतने प्यार से बड़ा करती थी, और दूसरों की तरफ भी पूरी टॉलरेंस है उसको, कभी किसको काटती नहीं थी। तो बहुत मुझे उसको अच्छी लगती थी। मैम, आप जैसे लोग एक्टिविस्ट बनते हैं तो वो उससे यूजुअली फेम के लिए, शोहरत के लिए करते हैं, आपने ये क्यों करा? इसके आपके पीछे, मतलब आगे सब रिसर्च करने के पीछे आपका भी कोई ये था ऑब्जेक्टिव? नहीं बेटे, या फिर आप स्टार्टिंग से ही एक एनिमल लवर, एनवायरमेंटल लवर रही हैं? आई थिंक मैं एक हिस्सा रही हूँ शुरू से। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है कि मैं कुदरत का सिर्फ एक हिस्सा हूँ। मैं जो काम कर रही हूँ वो ग्रेटर गुड के लिए कर रही हूँ, अपने लिए नहीं कर रही हूँ। उसमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, प्रोग्राम से क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है भाई? मैम, एनवायरनमेंट के लिए काम करने से पहले आपकी क्या सोच थी? क्यों आपने इसको शुरू किया था? मुझे चारों तरफ जो चीज़ें हो रही थी उनके रिएक्शन में मैं एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बनती गई। तो ये मैम आपका चाइल्डहुड से था, क्या था स्टार्टिंग से ही? नहीं, बचपन में सिर्फ कुदरत को, ये मेरी चाइल्डहुड में था, कुदरत को एंजॉय करना। जब आप कुदरत को पसंद करते हैं तो फिर आप उसको, यू स्टार्ट लविंग एनवायरनमेंट। व्हेन यू स्टार्ट लविंग समथिंग, यू वांट टू प्रोटेक्ट इट।
हम आपने मॉन्कीज ऑफ तुगलकाबाद एंड आई लिखी है, तो क्या ये आपके एक रिसर्च का डॉक्यूमेंट था या फिर आपके अंदर की संवेदना? वो मेरी ज़िंदगी थी। मैंने रिसर्च शुरू किया 1980 में, आज तक कर रही हूँ। तो जब वो किताब लिखी थी तो उसमें मेरी फैसिनेशन उस जगह से, जो मैंने सीखा बंदरों से वो, जो मैंने बंदरों की तकलीफ़ें देखी वो, जो पॉलिसीज़ में गलत चीज़ देखी वो, हर एक चीज़ मैंने उसमें लिखा है। मैम, क्या आपको ऐसा लगता है कि इंसानों को दूसरों का दर्द समझना सिखाया जा सकता है? मैं सोचती हूँ कि ये बचपन से ये कंपैशन आना चाहिए बच्चों में, है ना। और कंपैशन लाना पेरेंट्स का काम है, स्कूल का काम है, और आई थिंक एक्सपोजर की ज़रूरत है बच्चों को। तो मैम, आप आज की यंग जनरेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्हें कुछ नई सीख अगर देना चाहें? मैं ये कहूँगी, पहले मैं आपको एक बात सुनाती हूँ। जी। हमने एक किसी स्कूल में टॉक के लिए बुलाया हुआ था, तो मैं एनिमल वेलफेयर पे ही बात कर रही थी उनके साथ, और बहुत बच्चे बाद में अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। बच्चे इतने प्योर सोल्स हैं, कंपैशनेट होते ही होते हैं। एक लड़का मेरे को कहता है, मैडम पर आप मेरे को ये बताएं, जब बारिश में मेरे घर के बाहर फ्रॉग आ जाता है और मैं उसको अपने घर में अंदर पानी में रख लेता हूँ तो मेरी माँ मुझे मारती है, तो मैं क्या करूँ? आई वॉज सो सैड कि बच्चों को क्यों पेरेंट्स ऐसे रखते हैं कि उनको समझ ना आए, गलत चीज़ें उनके जहन में डालते हैं। उस बच्चे की माँ ने उसको मारा। तो पेरेंटिंग ही नहीं मिल रही है एनवायरनमेंट के लिए। हाँ, पेरेंट्स सेंसिटिविटी नहीं आ रही है। मैं कहूँगी कि जब तक हम इंसान बेहतर नहीं बनते, कुछ भी ठीक नहीं होगा, एथिकल नहीं बनेंगे। मैम, वन मोर एंड लास्ट क्वेश्चन, कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप आज शेयर करना चाहेंगी हमारे मंच पर, जिससे जो हमारा यूथ है वो कुछ सीखे एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग एनकरेज हो? मैं ये कहूँगी, यूथ को एनवायरनमेंट के प्रति सजग बनाने के लिए हमने काम किए। मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हमने बच्चों को ये सिखाना शुरू किया कि पेड़ों को कैसे बड़ा करना है, खाली लगाना नहीं है, बड़ा करना है। अब नहीं मैडम, पर फिर पेड़ों को बड़ा करने के लिए पानी नहीं है हमारे पास, तो क्या करें? तो छोटी सी चीज़ मैंने कहा जब आप स्कूल से वापस आते हो, जो भी आप पानी आपके वाटर बॉटल में है, वो पानी आप रास्ते में जो आपका पेड़ है, चुन लो ये मेरा पेड़ है, उसको रोज़ पानी डाल दोगे। छोटी सी चीज़ है, करो। तो इस तरीके से आपने उनको प्रमोट करना सिखाया, कैसे आप एनवायरनमेंट को अच्छा कर सकते हैं। जी। श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि वो इंसान सबसे अच्छा होता है जो किसी से बैर नहीं रखता, सबके साथ अपनापन और दया से पेश आता है। डॉक्टर इकबाल मलिक वो औरत हैं जिन्होंने अपनी तपस्या जंगलों में नहीं बल्कि शहर की सड़कों, घायल जानवरों और चुप पड़ी धरती के बीच की है। उनके लिए हर घायल बंदर कोई बोझ नहीं, वो जैसे एक स्कूल है और हर जानवर की आंख में एक आवाज़ होती है जो हमें यह समझाती है कि धर्म का मतलब सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाना नहीं होता, बल्कि उन जानवरों की मदद करना भी होता है जो कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि कर्म सिर्फ खुद आगे बढ़ने का नाम नहीं, बल्कि इस धरती को बचाने की जिम्मेदारी भी है। उनकी लड़ाई न कुर्सी के लिए है न नाम के लिए, वो तो उस जंगल के लिए लड़ रही हैं जो कहीं ना कहीं हम सबके अंदर था, पर अब धीरे धीरे खोता जा रहा है और अब उसे बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं हूँ गरिमा और आप देख रहे थे द लास्ट रो टॉक्स। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई आवाज़, एक नए सवाल और एक नई सोच के साथ। तब तक अपने सवाल जिंदा रखिए। टेक केयर।